अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नगर निकाय के चुनाव के नतीजे हम लगातार उस पर परिचर्चा कर रहे हैं। आज उस परिचर्चा का तीसरा दिन है जिसमें हम चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं कि आए हुए परिणाम कैसे थे। अब तक हमने अपोजिशन के बारे में चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भी चर्चा की और आज चर्चा करेंगे कि इस चुनाव का बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम तो जीत ली, लेकिन पालिका और पंचायत में उसे बहुत जगहों पर नुकसान भी हुआ है, यानी आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए भी चुनौतियां हैं। आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही रहेगा। बहनों भाइयों, नगर निगम में अपार सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 17 की 17 नगर निगम सीटें जीत ली। तो नगर निगम की सीटों की जीत के हर्ष और उल्लास के बीच भारतीय जनता पार्टी को कई जगह बहुत चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म बेल भी बजी है कि भले ही वो समाजवादी पार्टी से जीत गई हो, भले ही वो बीएसपी से जीत गई हो, भले ही उसने कांग्रेस को हरा दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका और पंचायत में बहुत सी सीटें हार गई है। 353 टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 353 टोटल कितनी है? 544। उनमें से बीजेपी को हार कितनी का सामना करना पड़ा? 353। कुल 199 नगर पालिकाएं उत्तर प्रदेश में हैं। बीजेपी उनमें से 91 जीती है, 91 जीती है। 100 में उसे हार का भी सामना करना पड़ा है। ये एक फैक्ट है। और अधिकांश उन क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है जो टीयर 2, टीयर 3 क्लास की सिटीज हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता, मिनिस्टर्स और सांसद जो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में उनको बुरी तरह से हार का भी सामना करना पड़ा है, उनकी पराजय हुई है। चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो सत्यपाल सिंह हो, चाहे वो इटावा का पूरी बेल्ट हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे वो हरदोई हो, भारतीय जनता पार्टी को नगर पंचायत और पालिकाओं में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेष तौर पर तब जब एक साल पहले हुए असेंबली के इलेक्शन में उन्हीं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिली हुई थी। यानी बड़े शहरों में बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा, बीजेपी की ताकत भी बढ़ी। 17 में 17 जीत कराए नगर निगम, लेकिन पालिका और पंचायत में, नगर पंचायत यानी टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। तमाम सांसदों ने अपनी राजनीतिक छवि भी खो दी, चुनाव भी हारे हैं। अब यह वक्त है कि इसका व्यापक विश्लेषण होना चाहिए कि कौन कौन से बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में पूरा का पूरा क्षेत्र हार गए हैं। ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जाने चाहिए। कौशाम्बी भी उन्हीं में से एक है जहां बड़े पैमाने पर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। इसके राजनीतिक संदेश क्या हैं? और एक फैक्टर और निकलकर सामने आया, अगर सब पर कोई भारी है, भारतीय जनता पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर अगर कोई भारी है तो वह है इंडिपेंडेंट, बागी, जिन्होंने बीजेपी का खेल भी बिगाड़ा, समाजवादी पार्टी का भी खेल बिगाड़ा। बागियों का औसत दोनों पार्टियों में जबरदस्त है। ये भले ही अपनी पार्टियों को नहीं जीतने दिए, लेकिन खुद जीत कर आए हैं। क्षेत्रीय क्षत्रप हैं ये, ताकतवर, रसूखदार राजनीतिक लोग जिनकी पार्टियों ने उपेक्षा की। बीजेपी की इस हार का कारण क्या है? 353 टाउन एरिया बीजेपी हारी है और उत्तर प्रदेश में 70% मतदाता ग्रामीण क्षेत्र या अर्धनगरीय क्षेत्रों से आता है। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जीत की खुशी के बीच, जीत के हर्ष के बीच नगर निगमों में कंप्लीट सफाया करके अपोजिशन का 17 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी की ये जीत अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि पालिका और टाउन एरिया में उसकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही है। वहाँ उसे हार का भी सामना करना पड़ा है। कई केंद्रीय मंत्रियों के इलाके में तो बीजेपी एक तरफ से चुनाव हारी है। अधिकांश सांसद मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है।
अभी हम डिबेट में चर्चा करेंगे, एक एक करके सबके नाम बताएंगे कि किन के इलाकों में क्या कुछ हुआ है। कुछ आप इस मसले पर आए बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संगठन की बैठकें, योजना रचना, जनता के बीच जाना और परिणाम भी आता है, हम लोगों का सार्थक परिणाम आता है, हम लोगों के पक्ष में आता है। इसलिए हम लोग, हमारा संगठन और हमारी सरकार जनता के बीच रहती है और उसका परिणाम भी हमारे सामने आ जाता है। 2024 की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीर हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, और हमारी ये कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। परिवर्तन ही संकल्प और कांग्रेसी विकल्प है। कर्नाटक की जनता ने इसकी शुरुआत कर दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। चूँकि ये देश के चुनाव होते हैं, देश की जनता भी समझ चुकी है कि ना तो अच्छे दिन आए, न 2 करोड़ रोजगार आए, न काला धन आया। तो फरेब की सियासत अब देश पे बंद होनी चाहिए। 2024 में कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम देश में एक नई सरकार देंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 108 नगर पालिका और 353 टाउन एरिया उत्तर प्रदेश में हारी है। क्या ये बीजेपी के लिए भी अलार्म बेल है? जब 17 नगर निगम जीतकर बीजेपी हर्ष और उल्लास में हो, नगर पालिका और टाउन एरिया से उसके लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, रमेश ठाकुर जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, नगर निगम में तो आपने सूपड़ा साफ कर दिया अपोजिशन का, 17 में 17, लेकिन पालिका और पंचायत में आपके मन मुताबिक या आपकी पार्टी के जनाधार के मुताबिक परिणाम नहीं आए हैं। आपने कोई विश्लेषण किया, कोई जिम्मेदारी अपने सांसद, केंद्रीय मंत्रियों, अन्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों की तय की? देखिए ब्रजेश जी, 17 नगर निगम जीते, जनता का आशीर्वाद मिला और मेरे ख्याल से पहली बार है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि सारे के सारे नगर निगम हम जीते। जब हमारी डबल इंजन की सरकारें नहीं भी थी तब भी स्थानीय निकाय चुनाव में नगर निगम में हमको जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है पहले भी, और इस बार भी जनता ने अपना जबरदस्त विश्वास हम पर जताया। हाँ, जो बात आपने कही नगर पालिका, नगर पंचायत, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले काफ़ी बढ़ी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगह हम चुनाव हारे हैं, चुनाव बहुत निचले स्तर का होता है, बहुत ही मोहल्ले स्तर का कई जगह हो जाता है, तो गांव स्तर पे होता है, तो उसमें लोकल लोगों का भी बड़ी भागीदारी रहती है। होते भाजपाई हैं, होते सपाई हैं, होते कांग्रेसी हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय भी भाग्य आजमाते हैं। इसलिए निर्दलियों की एक बहुत बड़ी संख्या इसमें जीत कर आती है। ये जरूर है जो आपने बात कही कि कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके यहाँ भाजपा चुनाव नहीं जीती, तो ये सत्य, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र में जनता किस चुनाव में किसको समर्थन देना चाहती है, यही एक अच्छाई है जो इस चुनाव से परिलक्षित होती है कि जहां उसने जिसको जिस काबिल समझा उस सीट पर उसको बैठाया। और हम जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं। उन केंद्रीय मंत्रियों की, उन सांसदों की, उत्तर प्रदेश सरकार में उन मंत्रियों की और विधायकों की जहां हारी है बीजेपी। देखिए ब्रजेश जी, पार्टी ने क्षेत्रवार समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। अध्यक्ष जी कर रहे हैं, संगठन मंत्री जी कर रहे हैं, आज 2 जगह थी या कल भी है। इस तरह से क्षेत्रवार समीक्षा बैठक होगी, लोगों की बातें आएंगी, टिकट से लेकर चुनाव लड़ने से लेकर सब तमाम सारी चीजें सामने आएंगी। और ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए कोई अपनी जिम्मेदारियों से न बच सकता है, और जिम्मेदारियों का सही निर्वाह नहीं किया कि इसका भी उत्तर देना पड़ता है पार्टी फोरम पे, और वो सामने आएगा कि किस वजह से कहाँ क्यों हार हुई। प्रत्याशी देखिए 2024 के चुनाव आपके सामने हैं, कर्नाटक आप हारे हैं, चीजें सामने आएंगी, हिमाचल प्रदेश भी हारे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी चूक आपकी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट दे सकती है। तो इन लोगों की सांसदों से तो कम से कम पूछा जाना चाहिए कि अपना अपना क्षेत्र क्यों हारे हो। विजय जी, ये मुझे लगता है कि ऐसा कोई बचेगा नहीं पूरे चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है
और पार्टी जिस तरह से हमारी काम करती है संगठनात्मक तरीके से, उसमें किसी की भी जवाबदेही से कोई बच नहीं पाएगा। मुझे लगता है सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रदेश का बड़ा पदाधिकारी हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से बचेगा नहीं, सबकी जवाबदेही है। यही इस पार्टी की खूबसूरती है कि इसमें आंतरिक लोकतंत्र है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कहां कमियां हुई इस पे पार्टी आत्मचिंतन करेगी, आत्मलोकन करेगी और अच्छा रिजल्ट आएगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम 80 सीटों पे अच्छा काम कर रहे हैं और 75 से 80 के बीच में हम सीटें जीतेंगे। ऑलराइट, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, बहुत क्षेत्रों में कमल भी नहीं खिला और आपकी साइकिल भी पंचर हो गई। हारे वो भी हैं, हारे आप भी हैं। बस उनके लिए हर्ष की बात क्या है कि 17 में 17 नगर निगम जीतकर बड़े शहरों में उन्होंने कब्जा किया, लेकिन बीजेपी 108 नगर पालिका और 353 टाउन एरिया हारी है। आप भी हारे हैं, तो बीजेपी हारी है, आप भी हारे हो, तो थोड़ा गम गलत कर लो। देखिए ब्रिजेश जी, हम तो हारे हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, लेकिन जो इनकी तथाकथित विजय है वास्तव में भारत में एक हर्ष महान हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी अपराजयता जो थी 2 चारणों के कारण थी, हुएनसांग और बाणभट्ट के। तो इनकी जो तथाकथित अपराजयता है 2018 से 23 तक, अभी मोदी जी का नाम हमारे मित्र ले ही रहे थे, बड़े भाई हैं हीरो वाजपेयी जी, मोदी जी को यहाँ भी ले आए, स्थानीय निकाय पे भी। 2018 से 23 तक 31 विधानसभा स्तर के चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 स्टेट में केवल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, 20% का औसत आता है, लेकिन ये कहते हैं अपराजय है। जी 108 पालिका हार गई, 353 सीट बीजेपी टाउन की हार गई, और आप न जनता को बता पा रहे हैं न मीडिया को ये बात बता पा रहे हैं। देखिए अब ब्रिजेश जी, हमको आप जानते हैं हम समाजवादी लोग, चुनाव जीते हैं। हाँ, 2 विधानसभा उपचुनाव भी इन्होंने जीत लिया है आपसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि चूंकि ये महानगर पालिका कैसे जीत लिए, चूंकि इनका जो जन्म हुआ था हिंदू महासभा जनसंघ से भाजपा तक, ये नगर केंद्रित पार्टी ही रहे। ऐसो आराम की या तो जमींदारों के यहाँ करपात्री जी की बैठक होती थी, नहीं तो इनकी व्यापारियों के यहाँ बड़े। तो हम तो गांव गरीब किसान और कस्बे की लड़ाई ही लड़ते रहे, हमारी शुरू से ताकत रही। ये जब मायावती जी के दौर में महापौर बना लेते थे, तब भी अगर चुनाव हुआ 2012 का तो तीसरे नंबर पे चले गए, 15% मत पाए थे विधानसभा में। तो ये महापौर अगर बना लेते हैं, उसके बरक्स हम नगर पंचायत जीत लेते हैं, तो हमारे देखो इटावा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, बीजेपी का सफाया किया उन्होंने, आजमगढ़ में भी किया, साक्षी महाराज भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए, मिश्रिक के सांसद अशोक रावत, अकबरपुर सांसद देवेंद्र भोले, कौशाम्बी वाले विनोद सोनकर, इन सबको अपने अपने इलाके में हार का सामना करना पड़ा। देखिए और आपकी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में बहुत बुरी तरह हारे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी ही हारी है, आप भी हारे हो। वो तो निश्चित रूप से संगठन स्तर पे समीक्षा होगी, हम हर पराजय से सीख लेते हैं, लेकिन भाजपा को इस प्रदेश में हर सीट पे अगर बागियों ने आप दोनों को हराया है टाउन एरिया में, ने दिया टाउन एरिया में बागियों ने बीजेपी को भी हराया और आपको भी हराया है। अधिकांश वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरे हैं। अधिकांश बागी हमारी विचारधारा के हैं, वो सत्ता के बरक्स वो भी क्लेम कर रहे थे। पर देखो वाजपेयी जी जेंटलमैन है, उन्होंने कहा कि बागी हमारे भी हैं, इनके भी हैं, दोनों जीते हैं। नहीं, वो तो सत्ता की सुविधा के लिए दुविधा की भाषा बोलने में भाजपा महारत है उसको, लेकिन वास्तविकता की सत्ता के बरक्स से कोई लड़ रहा है तो प्रतिपक्ष का हुआ। शुक्रिया पांडे जी। मेरे साथ उमा शंकर पांडे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी, शुक्रिया आपका। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत आसान है, राह उसके लिए भी कटीली है। तमाम पालिकाओं में और टाउन एरिया में कमल नहीं खिला है, तो आप थोड़ी तसल्ली रख सकते हैं और थोड़ा तैयारी का मौका आपको ज़रूर मिल गया है। लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस कुछ सीखने या कुछ करने की मंशा रखती है। उमा शंकर जी, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में निश्चित रूप से मेहनत किया था। प्रदेश अध्यक्ष से लेके प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, प्रभारी, सबने बहुत मेहनत की थी और 3 महीने से ज्यादा हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ पर उपस्थित रहकर उन्होंने निकाय चुनाव को लड़ा है। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की तो मैं तारीफ करता हूं, और साथ ही साथ जब मैं पूरी ईमानदारी से इस चुनाव परिणाम की समीक्षा करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। कई ऐसे नगर निगम हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका है
जहां पर कांग्रेस भले नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आप मेरे साथ 15 10वीं डिबेट में थे नगर टाउन एरिया की और या निकाय चुनाव की। आप हर बार दावा करते थे कि कांग्रेस चमत्कारिक प्रदर्शन करेगी। अगर ये चमत्कारिक है तो आपको अपने ऊपर विचार करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, मुरादाबाद में ब्रजेश जी हम 3000 वोटों से चुनाव हारे, लखनऊ में हम 1 लाख से ज्यादा वोट पाए हैं। यही हालात बनारस पिछली बार से कम वोट आपको लखनऊ में आया है। समाजवादी पार्टी सेकंड पोल कर गई है। हाँ, ये मैं आपको सिवाय इसी पर रायबरेली में आप कहीं इज्जत नहीं बचा पाए पांडे जी। ब्रजेश जी, मैं इसी पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये जो चुनाव था, असल में जनता इस चुनाव में इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। उसने ये समझा कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी है, लेकिन तमाम जनता ये समझ चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की क्षमता समाजवादी पार्टी में बिल्कुल नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी 2% वोट शेयर वाली पार्टी 36% वाले को कहती है कि वो अपोजिशन नहीं है। पांडे जी, ऐसा कहोगे तो हजरतगंज चौराहे में लोग हंसेंगे। कर्नाटक में पहुंच गए हैं। नहीं, पांडे जी ब्रजेश जी मेरी बात सुनिए। एक पांडे जी रुके, एक पांडे जी बोले। मेरी बात सुनिए। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे और वो सरकार बनाने की बात अटल जी आडवाणी जी करते थे, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज वो पूर्ण बहुमत से है। आम आदमी पार्टी भी पहले कहीं नहीं थी, आज वो 2 राज्यों में उनकी सरकार है। हमसे तो जनता किसी बात पे नाराज हुई है, अब वो हमसे जुड़ रही है। ब्रजेश जी, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने डिबेट में लगातार झूठे दावे किए, आज सच्चाई सामने है। आपने हर डिबेट में कहा कि आज ये जीत लेंगे, कल वो जीत लेंगे, और एंड ऑफ द डे आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, महाराजगंज में 8 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई है। नहीं, आपको ये सब पता ही नहीं है, ये बोल ही नहीं पाते हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तो दिनों दिन घटता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इररिलेवेंट है। समाजवादी पार्टी के मुख्य विपक्षी होने की जो पार्टी आपसे ज्यादा वोट लेके आई, ये पता है? नहीं ब्रजेश जी, ये आपसे ज्यादा टाउन एरिया जीत के रामपुर जीत लिया है। 4 नगर पालिका, 9 पंचायत जीते हैं वो। हमने 100 से ज्यादा पार्षद जीते हैं उनके। ब्रजेश जी, हमने 15% वोट हासिल किया है। 4 महानगरों में महापौर के चुनाव में हम दूसरे नंबर पे रहे। मुरादाबाद सीट हम महज 3000 वोटों से हारे हैं। रायबरेली समेत 7 नगर पालिका की सीटें हमने जीती हैं, जिला पंचायत की सीटें हमने जीती हैं, तो और दर्जनों। इस हालत के बाद आप कहते हैं कि नतीजे आपके लिए उत्साहवर्धक हैं, करेक्ट? नहीं, नतीजे हमारे आशा के अनुरूप नहीं है। हमें आत्ममंथन की जरूरत है, कहां कमी रह गई उसको पहचान कर सुधार करने की जरूरत है, और वो हम करेंगे। लेकिन ये जरूर इस चुनाव में देखा है ब्रजेश जी हम लोगों ने कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा मत प्रतिशत अगर किसी का बढ़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। बाकी तीनों दलों का, भाजपा, सपा और बसपा। थैंक यू उमाशंकर जी, शुक्रिया। अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, मैं दूसरे राउंड में आपके साथ फिर मुखातिब होऊंगा। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको आपके क्षेत्र में घुसकर मारा, अग्रवाल जी। हाँ, ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी। मैं बता दूं, कुछ डेटा दे देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसने किसको घुस के मारा। मुजफ्फरनगर में 10 निकाय सीटों में से भाजपा 9 हारी है। कितनी? शामली में 10 में कौन से है सांसद? वहां से सांसद है संजीव बालियान, अभी वो भी लिस्ट देता हूं। अच्छा। 5 टॉप सांसदों की इनके लिस्ट दूंगा मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश से। बाकी डेटा जो है खुद भारतीय जनता पार्टी निकाल ले, अब सारी इनकी मदद हम थोड़ी ना करके देंगे भाई। 24 में जो खुद भी तो कुछ करेंगे ये। मुजफ्फरनगर में 10 में से 9 हारी भाजपा, शामली में 10 में से 8 हारी भाजपा, बागपत में 9 में से 8 हारी भाजपा, बिजनौर में 12 में से 10 हारी भाजपा, सहारनपुर में 12 में से 8 हारी भाजपा, मथुरा में 14 में से 9 हारी भाजपा, गाजियाबाद में 8 में से 7 हारी भाजपा। इन क्षेत्रों में जो इनके माननीय सांसद और मंत्री हैं उनके चंद नाम हैं: संजीव बालियान, सतपाल सिंह बागपत से, वीके सिंह गाजियाबाद, हेमा मालिनी मथुरा और महेश शर्मा नोएडा। नोएडा। ये इनके चंद 5 स्टार सांसद हैं जिनके क्षेत्रों में बुरा हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें से संजीव बालियान को शायद केंद्रीय मंत्री भी बना रखा है। ये कहां से डेटा लाए हो?
अरे ये असलियत है भाई, असली वाला है। हाँ असली वाला डेटा है ये। भारतीय जनता पार्टी की तरह वो वाला थोड़ी ना जो चिड़िया से आता है, ये असली तो डेटा चौधरी है। बिना निकले जीत लिए। चौधरी साहब ने तो खाली आह्वान किया था, तब ये स्थिति थी। चौधरी साहब निकल गए होते तो भारतीय जनता पार्टी शहरी सीटें भी हार जाती। मतलब हल्दी भेज दी और जीत लिए। हाँ हल्दी भेज के जीत गए, खाली हल्दी भेजे थे चौधरी साहब, तब तो जीत गए। नेवता भेजे थे अपने वोटर्स को, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप मेहनत करो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ मिलके आप मेहनत करो। आप विजय जी समझिए, राम जी का आशीर्वाद राष्ट्रीय लोकदल के साथ, कल्याण सिंह वार्ड अयोध्या, राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप से पानी निकला है। अब इससे ज्यादा बुरा और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होगा? जो कहते एक और खबर में पढ़ रहा था, जहां दीपोत्सव होता है अयोध्या में। हाँ वही बीजेपी वही बता रहा हूँ, वही इलाका है। वहाँ राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप पानी बहा रहा है ना। तो अब इससे ज्यादा बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की। और हम क्या करेंगे? पीलीभीत राष्ट्रीय लोकदल, सीतापुर राष्ट्रीय लोकदल, अरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम तो झंडा गाड़ के आ गए। करा पाए समाजवादी पार्टी को। सहारनपुर नगर निगम बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी हार गई। गाजियाबाद समाजवादी पार्टी हार गई। मेरठ समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पे चली गई। आपने खुद तो वोट पाया, ऐसा आप क्लेम कर रहे हो, मैं डेटा दिखवाऊंगा आप जो क्लेम कर रहे हो, लेकिन आप समाजवादी पार्टी को वोट दे नहीं पाए, आप गठबंधन पे लदे हुए हो। विजय जी देखिए, कहीं ना कहीं मैं शुरू से कहता रहा था कि सिंबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंडिडेट होता है। और अगर मेरठ समाजवादी पार्टी हारी है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे फूट ना डाली होती, अगर उसने अपनी बी टीम AIMI को नहीं वहां पे लॉन्च किया होता, तो आप दोनों का टोटल देख लीजिए भैया। तो एक आप दोनों वोटर्स, आप क्या समझते हैं विजय जी की भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने दे दिया? आयोग की मान्यता प्राप्त पार्टी है, डेमोक्रेसी है, किसी को लड़ने से रोक दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं रोक देंगे, लेकिन अगर कोई आदमी खाली एक पार्टी को जिताने के लिए लड़ रहा है स्ट्रैटेजी वर्क, ये कहां लिखा है? कहीं ना कहीं वोटर को समझना पड़ेगा। ये तो आपके कपोर कल्पना है कि वो हराने के लिए आते हैं। विजय जी अब आप सोचिए ना कि AIMIM का उत्तर प्रदेश में क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है। और ऐसी स्थिति में अगर वो खाली मेरठ के अंदर एक मुस्लिम कैंडिडेट होते तो आज आपको बीफिटेड रिप्लाई देते और बताते कि वो कौन है। आप अफसोस है कि वो है नहीं है। आप ओवैसी जी को बुला लीजिए, मैं उनको भी बता दूंगा भाई कि ये अब चलने वाला नहीं है। बिहार में आप नकारे जा चुके हो, वेस्ट बंगाल में आप नकारे जा चुके हो, उत्तर प्रदेश में भी अब आपको जनता पूरी तरीके से नकारेगी। मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई कमाल नहीं कर पाया, कोई उत्साहजनक परिणाम आपके लिए नहीं रहे, ना 22 में थे और ना अब 1 साल के बाद हुए इस सार्वजनिक मुकाबले में। ब्रिजेश जी 2017 में हमारे पास एक विधायक जीत के आया था, जो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गया था 1 साल बाद। और 2022 में हमारे 8 विधायक जीत के आए। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ जिसके अंदर हमारा 9वां विधायक जीत के आया। अगर आप इसको मानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल कुछ कमाल नहीं कर रहा है, तो अब इससे ज्यादा कमाल मैं क्या बताऊं आपको कि नगर निकाय चुनाव के अंदर 27 सीटें जीत के आई है राष्ट्रीय लोकदल। आप समाजवादी पार्टी का तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन आप सपा को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, उधर वोट नहीं दिला पाते हैं। पूरी तरीके से हमने समाजवादी पार्टी को हमने कंधे से कंधा मिलकर सपोर्ट किया है। वोट नहीं ट्रांसफर करा पाते हैं आप, उनके तो ले जाते हैं, डेटा उठा के देख अपने वाले नहीं दे पाते हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का डेटा उठा के देख लीजिए। अब वो तो जेपी पाड़े को करना चाहिए, मेरा काम थोड़ी है। नहीं हाँ ठीक बात है, एक मोटी मोटी बात में बता। देखिए हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में जो केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल क्लियर है। और ये समाजवादी पार्टी भी जानती है कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती से अपना खूंटा लेके खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम कर रहा है। इनके संगठन मंत्री काम आ रहा है, बस दूसरों काम नहीं आ रहा। नहीं, इनके संगठन मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश से, इनके प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश से, उसके बावजूद अगर ये सीटें हार रहे हैं, जो मैंने आपको डेटा दिया, फिर से बता देता हूं, मुजफ्फरनगर 10 में से 9 हारे, शामली 10 में से 8, बागपत 9 में से 8, बिजनौर 12 में से 10, ऐसे कह रहे जैसे पूरा यूपी जीत के आए हो। जी एक सीट जीत रहे हैं 10 में से। थैंक यू। रमेश ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ठाकुर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तो नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित और जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 17 में 17 जीत के आए, लेकिन पालिका और टाउन एरिया के इलेक्शंस में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा। अभी हमने कई केंद्रीय मंत्रियों के, सांसदों के नाम गिनाए जहां पूरी की पूरी बीजेपी साफ हो गई। बीजेपी के लिए क्या ये पालिका और टाउन एरिया के जो चुनाव हैं, ये अलार्मिंग नहीं है?
नहीं, निश्चित रूप पे अलार्म का घंटी है और इस तरीके की बातें हो भी रही हैं। लखनऊ और दिल्ली के बीच में जिस दिन से रिजल्ट आया है ये मंथन कमोबेश हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, इस चुनाव के जीतने के बाद में, ठीक है मेयर आपके 17 के 17 जीत के, उसके बाद में बहुत सारे और भी सब चीज़ें थी। जैसे इन्होंने पहले विधानसभा के ठीक चुनाव के बाद में इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी 80 की 80 सीटें जो लोकसभा से है वो टारगेट रहेगा, वो हम जीतेंगे इस बार, एक भी सीट नहीं हारेंगे। उस के बाद में टारगेट के बाद में इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, एक रणनीति बनाई थी कि हम जो एक निकाय जो चुनाव होते उसमें पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे, ये इनका टारगेट था। लेकिन ब्रजेश जी अगर आप गौर से देखो, चुनाव के बाद से अब तक साल भर से ज़्यादा समय हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात ठीक से धीरे धीरे समझ में आ गई है कि 80 की 80 सीटें तो हम नहीं जीत पाएंगे। अब ऊपर से जब ये चुनाव आ जाता है, चुनाव में किस तरीके से चीज़ें रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पे निकल के आया है जो शायद हम लोग उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं कर रहे, चर्चा नहीं हो पा रही। चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये जो चुनाव जीता गया है, ये सहरा, ये जीत का सहरा किसके ऊपर बनना चाहिए? क्योंकि दिल्ली तमतमा के बैठी थी कि भाई मोदी या शाह की जोड़ी के ऊपर ये फोटो लगना चाहिए, ढोल धमाके बजने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है योगी जी अपने सर पे ले गए। तो ये चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा है जो हम दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी तादाद है सांसदों की जो अपने क्षेत्र में पॉपुलर नहीं है, अगर उनको टिकट मिलता है और वो रिपीट किए जाते हैं तो बीजेपी जोखिम में रहेगी। नहीं ब्रजेश जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखो मेरा पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला में वरुण गांधी हैं, आपको पता है। वहाँ पे बहुत उन्होंने क्या करा था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग ना करवाने के उन्होंने दूसरे दलों के लिए उन्होंने प्रचार करा था। हालांकि उनका वो सिक्का वहाँ पे चल नहीं पाया। यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, NCR में। अभी रोहित भाई जो आंकड़ा बता रहे थे कमोबेश बिल्कुल सही बता रहे थे, उसके आसपास के आंकड़ा है। तो सारे के सारे इनके जो सांसद हैं उन्होंने अपनी मतलब इज्जत नहीं बचाई है। चुनाव के बाद में वो घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, लोगों से मिले भी नहीं है। इवन 2-3 दिन तक उनके नंबर ही बंद रहे कि कोई कुछ उनसे पूछेगा कि फला जगह तो आपका कैंडिडेट हार गया, आपने उनके टिकट की बात करी थी। तो ये सारा मंथन हो रहा है। उसके बाद में जैसे कर्नाटक का रिजल्ट आ जाता है और पंजाब में एक जो बाई इलेक्शन था, एक फैक्टर जो उमाशंकर पांडे कांग्रेस वाले हैं उन्होंने एक बात ठीक कही, बड़े शहरों में 4 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा पोल किया, लेकिन उनमें से अधिकांश मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने परफॉर्म किया। यानी मुस्लिम वोट पाने में जहां इन्होंने प्रत्याशी खड़े किए, सपा के मुकाबले थोड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन शर्त एक रही है कि कैंडिडेट इनका मुस्लिम था। बोलिए भाई रमेश ठाकुर जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो कैंडिडेट नहीं उन्होंने सही बताया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ब्रजेश जी समझने वाली बात है। देखो 24 के चुनाव के दहलीज पे सब लोग खड़े हुए हैं और सभी लोग अपने तरीके से एक रणनीति बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरीके से हम चुनाव को इस बार फतेह हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसे थोड़ा सा अगर पीछे जाए 22 के बाद में, और बाई इलेक्शन 2-4 हुए हैं, चाहे इस बार भी 2-3 सीटें इन्होंने निकाली हैं, तो ये पूरी तरीके आश्वस्त है कि हमारी जो बीजेपी को भी मुझे लगता है रमेश ठाकुर जी आत्ममंथन और चिंतन का वक्त है, क्योंकि उनके सांसदों की अलोकप्रियता बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा रही है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। ये नगर निकाय के जो परिणाम आए हैं, नगर निगम बीजेपी जीती, बड़ा हर्ष है, लेकिन पालिका और टाउन एरिया की अधिकांश सीटें बीजेपी हार गई है। तमाम मंत्रियों, सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों के गढ़ में सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का। कोई जिम्मेदारी तय होगी या 2024 के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि अगर इन्हीं सांसदों के साथ बीजेपी जाती है मैदान में तो जोखिम के साथ उसे जाना पड़ेगा। देखिए मुझे लगता है कि वोट जो होता है वो सांसदों का, वो तो मोदी के नाम पे पड़ता है, और उन्होंने कहा भी है कि जिसको भी आप वोट देंगे वो वोट मुझे सीधे मिलता है। प्रधानमंत्री जब भी जाते भाषण करते, तो यहाँ पर तो बीजेपी का टिकट देखिए जिसको मिल जाता है वो जीत जाता है। अब बात आई कि फला सांसद क्या हार गए फला, इससे ज़्यादा फर्क मुझे लगता है कि पड़ेगा नहीं आम चुनाव में। 24 का चुनाव
चूंकि मोदी के नेतृत्व में उनके नाम पर लड़ा जाना है, तो वहाँ पर मोदी और योगी का ही करिश्मा चलता है, और उसमें कई बार जो लोग आज हारे हैं सभी अपने आप जीत जाते हैं। अब आप देखिए कि नगर निगम में 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली। बीजेपी में कौन लड़ा, कौन सपा में था, उसको शामिल कर लिया, नया चेहरा लखनऊ में ले आए, जो पहले कानपुर में लड़े थे उनको दोबारा दिया, सब जीत गए। तो बीजेपी का टिकट ही नगरीय क्षेत्रों में जीत हार की एक तरह से कहा जाए गारंटी जैसा बन गया। ये जो अभी डिसबैलेंस दिख रहा है नगर पालिका और पंचायतों में, ये लगता है कि कुछ बीजेपी में बगावत हुई, उनके लोगों की नाराजगी की वजह से उनके प्रत्याशी हार गए, और बीजेपी ने बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई करके पार्टी से बाहर निकाला। समाजवादी पार्टी ने भी कार्रवाई की, लेकिन अब बीजेपी सबको वापस ले रही है, क्योंकि उसको 2024 का चुनाव लड़ना है। अब उसमें राजेंद्र अग्रवाल हैं वहाँ हापुड़ में, सिद्धार्थ नगर में पाल साहब हैं, प्रवीण निषाद हैं, महाराजगंज में पंकज चौधरी, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर के यहाँ हार गए, बागपत में सत्यपाल हार गए, इटावा में सब सीटें हार गए, संजीव बलियान के यहाँ हार गए, निरहुआ के यहाँ हार गए। तो ये जो हार हुई है, ये तो बात सही है कि हारे हैं, लेकिन वहाँ जीता कौन है? जीता निर्दलीय है। निर्दलीय बहुत सारे भाजपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी यही हुआ है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो चुनाव हुआ नगर निगम का, बीजेपी तो जीती, लेकिन अखिलेश यादव नहीं हारे, उनका टिकट हारा है, और विधानसभा में उनके कई टिकट हारे थे, और इस चुनाव में उनका जो टिकट था वो हार गए, क्योंकि टिकट गलत बटे, और वो ऐसे सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग बगावती थे वो सब बीजेपी के ही लोग देर सवेर फिर वापस आ जाएंगे। देखिए, एक बात है कि बिना मोदी के तो कोई सांसद जीता नहीं है, सांसद में कोई ऐसा गुण है नहीं। ये सब तो अभी टिकट बदल दिया जाए, जिसको बीजेपी टिकट देगी वो जीत जाएगा। भाई, वो एक जूता चल गया था, कांड हो गया था संत कबीर नगर में, उनकी डेथ हो गई, उनके पिताजी को टिकट दिया रमापति को, वो जीत गए। बहुत जगह पे बीजेपी टिकट बदलती है और वो सब जीत जाते हैं। तो इसको आप इस चुनाव से जोड़कर हम लोग इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। अब बीजेपी देखिए कारपोरेट पार्टी की तरह चल रही है, जिसके पास पन्ना प्रमुख तक हैं, जिसके पास बूथ प्रमुख हैं, जिनके हर जगह पर टीम है इतनी मजबूत। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट जब 29% 28% वोट हो रहा है तब जीत जा रहे हैं, तो इसका मतलब लोग खाली कमल का फूल चुपचाप बजा जाके दे आते हैं, उनको कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा माहौल कुछ बना हुआ है। अब कर्नाटक की बात से क्या इम्प्रूवमेंट होगा, ये एक बड़ी बात होगी। और उत्तर प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थिति नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है, उसके साथ जो लोग गठबंधन करेंगे तब वो बीजेपी से। यहाँ कांग्रेस के कोई अकेले दम तो है नहीं कि वो कुछ कर ले। तो ये तो, और ये उमाशंकर पांडे कैसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मेन अपोजिशन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, जनता ने समझा कि हम हैं कि समाजवादी पार्टी हैं। अरे भाई, जिसके पास यहाँ पर खाने के लिए दाना नहीं है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकती है बिना समाजवादी पार्टी के सहारे। उसको गठबंधन में आना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा अभी कि कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ती है बंगाल में, और जबकि वो जीत नहीं पाती। अब इनको ये राष्ट्रीय पार्टी का भ्रम लेके चलते रहे, इनकी पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ सांसदों ने एक स्कीम आई थी गांव गोद लेने वाली, 9 साल तो बीत गया, वो सब गांव आज तक गोदे में है, को सांसद के गोद से बाहर नहीं निकले। तो सांसद के चेहरे पर थोड़ी जीत रहा कोई, जीत तो सब मोदी और बीजेपी के चेहरे पर रहे हैं। जिसको टिकट दे दे, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बीजेपी लकड़ी को, जानवर को टिकट दे दे तो जीत जाएगा, ये हाल हो गया है। तो ये तो देखिए बीजेपी एक गढ़ बन चुकी है उत्तर प्रदेश, और ये सांसदों को ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। सांसद चुनाव हारे से न डरे, वो अपने टिकट से डरें। टिकट बचेगा तो सांसद रहेंगे, अगर टिकट काट देगी बीजेपी हाँ, तो तब तो बड़ी मुश्किल है, तब तो कटी पतंग। तो बात ये है इतनी
लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसका मूड कब बदल जाए, वो किसका तख्ता पलट दे, किसको हरा दे, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन जड़ों को विपक्ष एकजुट, अब मायावती तो और MIM आज ये जितना लड़ रहे हैं ये उतने बीजेपी का वोट का फायदा हो रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि अब अकेले सपा और कांग्रेस ये सब अलग अलग लड़के नहीं हरा पाएंगे, इनको एक साथ कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। एग्जैक्टली एक साहित्यकार ने लिखा है जी, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, और जो वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने आप पर था। आज सोए हैं तहे खाक न जाने कितने यहाँ, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जभी था, और तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ पर तख्त नसी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से रियल फीडबैक हम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया में इलेक्शंस के परफॉर्मेंस को लेकर। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज कायम किया, 17 में 17 जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में स्थापित किया और अपने जनाधार को भी बड़े शहरों में बढ़ाया है। लेकिन टाउन एरिया और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। उसके कई दिग्गज सांसद, केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, संगठन के ताकतवर लोगों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही बड़ी शिकस्त का सामना भी करना पड़ रहा है। हीरो वाजपेयी है मेरे साथ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वाजपेयी जी, इस परफॉर्मेंस के बाद क्या आप अपने सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, संगठन के बड़े लोगों का और उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर्स का इनका रिव्यू करेंगे आप लोग? देखिए, रिव्यू तो चालू हो गया है कि किसने क्या किया, कैसी परफॉर्मेंस रही, सारे रिकॉर्ड्स आ गए और अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री संगठन क्षेत्रवाइज बैठकें भी लेने लगे हैं। जहाँ तक बात है कि जनता ने यहाँ हमको कम दिया, मुझे लगता है आप पिछला चुनाव उठाकर देखेंगे तो भी उसके बाद जो रिजल्ट आए, नगर पालिका के बाद लोकसभा हो या विधानसभा, स्थितियाँ भिन्न रही। मुझे लगता है जो नीचे जनता चुनती है, जब अपनी स्थानीय इकाई चुनती है तो उसकी चॉइस ज़्यादा लोकल होती है, और जब जनता ऊपर विधानसभा या लोकसभा चुनती है तो उसकी चॉइसेस बदलती जाती हैं। विधानसभा में जो गणित आई या जो संख्या आई, मुझे लगता है कि जो वोट का प्रतिशत लोगों ने पाया, लोकसभा में वो वोट का प्रतिशत नहीं रहेगा, क्योंकि देश में उस समय जब वोट पड़ता है तो लोग देश में प्रधानमंत्री चुनते हैं, एक राष्ट्रीय सरकार चुनते हैं। तो तमाम ऐसे तत्व जो ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना केंद्र में उनकी सरकार बन सकती है, ऐसे लोगों को जनता तो क्या टाउन एरिया में और पालिका में आपने समझदार ऐसे ही परिणाम की अपेक्षा की थी? आपके अपेक्षा के मुताबिक आए हैं परिणाम? देखिए ब्रजेश जी, हमको जनता को कम समझदार नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है जब जनता जनार्दन है तो चॉइस उसी की है। हाँ, हम ये निर्णय कर सकते हैं कि कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ पे हमें और बेहतर करना चाहिए था, कहाँ प्रत्याशी से गलती हुई, कहाँ हमारे लड़ाने वालों से हुई, कहाँ संगठन कमजोर था, ऐसी चीजें सामने आ सकती है। पर मैं मानता हूं कि जो मैंडेट है उसका हम सम्मान करते हैं और आगे आने वाली लोकसभा चुनाव में जो कमियां हमें दिखेंगी उसको पूरा करेंगे, जो हमारी उपलब्धियां हैं जनता को बताएंगे, जो फीडबैक मिलेगा उसमें सुधार लाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ने आपके ऊपर काफी पर्सनलाइज अटैक आपकी पार्टी पे किया है, और कांग्रेस का तो कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल वो होंगे। देखिए, मैं कांग्रेस को जो भी वो कहें, देखिए लोकतंत्र में दावे और प्रतिदावे ये चलते रहते हैं और ये होना भी चाहिए। डिबेट में कांग्रेस और लोकदल ये तो कह नहीं सकता कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम एक भी लोकसभा नहीं पाएंगे। तो अगर ये अपेक्षा ब्रजेश जी आप करते तो ये तो कोई भी दल नहीं कहेगा, चाहे उसका कल तो क्या आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आप ये लोग एक भी सीट नहीं जीतेंगे और आप सब जीत लेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको मानता हूँ उमा शंकर जी नो इंटरप्शन, मैं टाइम दूंगा तब बोलना। दूसरे गढ़ को भी भेज देंगे जी, मैं दूसरे गढ़ को भी भाजपा भेज देगी इस बार। ऐसा है कि देखिए, जब आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे, किसी सरोकार से आपका लेना देना नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में आप कैसी बात कर रहे हो वाजपेयी जी? हल्दी भेज दी थी, हल्दी, और कितनी सीट जीत के आए? अभी रोहित बता रहे थे हल्दी भेजी थी केवल। देखिए जो कांग्रेस की जो दावे हैं, देखिए मैं उनको खारिज नहीं करता। चौधरी की पार्टी बता रहा हूँ। जनता कब इधर से उधर फैसला करती है,
वो पूरी सही बात है। लेकिन जनता के, देखिए योगी आदित्यनाथ के रूप में हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व जो 24/7 जनता के बीच में आपने कर्नाटक कोरोना जैसी आपदा काल में भी वही मौजूद योगी रहे। आदित्यनाथ जी के भारतीय रूप में जनता आपके पार्टी पास ने एक बाकी आसान नेता नेतृत्व ट्विटर से है, पार्टी चलाते जिससे आप रहे। इतना उमाशंकर करते जी हैं की कि पार्टी उनको का भी आपने शीर्ष कर्नाटक नेतृत्व में गायब से रहा रोक लिया। और सपा और आपने बसपा उनको लोकदल उठा का के भी रखा शीर्ष उत्तर नेतृत्व प्रदेश गायब निकाय रहा। चुनाव में। तो जनता का विश्वास हम रिजल्ट पे क्या है, हुआ? इसीलिए हम जनता के रोहित बीच भेजा जा उत्तर सकते हैं। प्रदेश निकाय चुनाव में आपकी ओके, पूरी जेपी हार है। पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये तो कांग्रेस आपको धक्का दे के कह रही कि अब हमको मानो हम विपक्षी हैं 2%, लेकिन आंख तो आपको दिखा रहे हैं। अब ये निश्चित रूप से हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय दल वाली प्रतिक्रिया ये नहीं थी, क्योंकि इस समय जब साझा शत्रु हो, राजनीतिक शत्रु हो, तो वहाँ आपको ऐसे किसी काफी प्रतिक्रिया से कड़े बचना शब्दों का चाहिए। इस्तेमाल आपके विरुद्ध किया उमाशंकर ने। नहीं, मुझे लगता है कि अब ये अनजाने में कह दिए होंगे, चूंकि ऐसे किसी भी तलखी से नुकसान हमारा ही होना सबका, और भाजपा के विरुद्ध हम साझी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको अपने राष्ट्रीय जो प्रतिक्रिया है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलते हैं, उस लाइन को पकड़ना चाहिए। कर्नाटक की ऐठन है क्या? हाँ, ये मैं कह रहा था कि कर्नाटक चले गए होंगे, उत्तर प्रदेश शायद ध्यान ना रहा हो। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि बीरेन जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही, आप बार बार कह भी रहे थे कि सांसदों की जिम्मेदारी तय होगी हीरो वाजपेयी जी से। तो देखिए, उस पार्टी में लड़ते सिर्फ मोदी जी ही हैं, क्योंकि मोदी जी को भाजपा ने एक खुदा की शक्ल दे दी है। चूँकि ये देश भी अवतारवाद का है, तो यहाँ चाहे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए तो अमिताभ भगवान हो जाएंगे, क्रिकेट में तेंदुलकर हो जाएंगे, तो ये भाजपा के भगवान हैं। और भगवान के संदर्भ में ये तय होता है कि हारी हुई सेना सेनापति से ही लड़ती है। और मैं पहले ही डिबेट के हिस्से में बताया हूँ कि 30 चुनाव पिछले उठा के देख लीजिए विधानसभा स्तर के, केवल 6 स्टेट में, यूपी, उत्तरांचल और गुजरात में, उत्तर भारत में, बाकी नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, त्रिपुरा और पांडे जी, आप बीजेपी की चिंता में दुबले हो रहे हैं। आप खुद क्यों नहीं रिव्यू करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, खुद आईना क्यों नहीं देखते हैं कि आप इस हालत पे आकर खड़े हो गए कि 17 में 17 हार गए? देखिए, मैं महानगर आप खुद चिंतन के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बीजेपी दुबली हो गई, 3 किलो वजन कम हो गया, ये बताने में आपकी पूरी दिलचस्पी है। ये एक परिवार को ही भगवान मानते हैं। वाजपेयी जी, रुको ना, मैं बात कर रहा हूँ, बोलो भाई पांडे जी। आपके जो उत्तराधिकारी, ये एक बड़ी अच्छी चीज रमेश सिंह ने कही है, जो पत्रकार भाई हैं, उन्होंने कहा है कि इनके यहाँ वार ऑफ सक्सेशन है। चूंकि जो योगी जी का चेहरा आगे किया जा रहा है, वार ऑफ सक्सेशन इस देश में महाभारत की पुनरावृत्ति करेगा। आधा काम तो आपके इस उत्तराधिकार की लड़ाई में हो जाएगा। और योगी जी हल्की झलक गाजीपुर के चुनाव में और केशव जी के चुनाव में दिखा चुके हैं, तो आपका आंतरिक मसला है। दूसरी चीज यह है कि हम स्वीकार और इनके आंतरिक मामलों में आपकी नजर अधिक है, बजाय इसके देखने की आपका कपड़ा फट गया है, आपकी जेब में पैसे खत्म हो गए हैं, आपका रिसोर्स खत्म हो गया है, पॉलिटिकल पावर आपकी कमजोर होती जा रही है, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं। हमारी मूल जमीन नगर निकाय और नगर पालिका ही रही, चूंकि गांव गरीब किसान की लड़ाई लड़ते रहे हम लोग। हाँ, महानगर पालिका स्तर पे कैसे ये जीते हैं बताने की जरूरत नहीं है। 3,62,000 वोट पोल हो रहा गोरखपुर में, मतगणना 5 लाख की आ रही है, मतदान केंद्र तक जाने तक नहीं दिए, डबल इंजन की सरकार है, 32-33% वोट पोल हो रहा, तो ऐसे तो आप जीता ही लेंगे पूरा। मतलब तो ये बताओ, ये जो उमाशंकर की पार्टी है कांग्रेस, इसने मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा दिए आपके खिलाफ नहीं, और बसपा वाले ने तो ज्यादा ही तर दिए थे। ये आपके वोट बैंक पे ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं पांडे जी? नहीं, हमारा वोट बैंक नहीं गया है। कुछ व्यक्तिगत कैंडिडेट किसी के भी मजबूत होंगे तो उसका व्यक्तिगत प्रभाव होता है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को अगर शिकस्त दे सकता है कोई, तो आप हारे तो व्यक्तिगत प्रत्याशी की वजह से हारे, और बीजेपी हारे तो कमल मुरझा रहा है। ये एक ही बात पे 2 फार्मूला क्यों लगाते हो आप जी? एक फार्मूले से लगाओ। कभी आप कहते हो कि कांग्रेस या सेकंड पोजीशन की तो व्यक्तित्व के कारण की कि प्रत्याशी बहुत अच्छा था, आप हारते हो तो कहते हो व्यक्तित्व की वजह से हारे हैं, और बीजेपी हारती तो कह रहे हो कमल मुरझा जा रहा है। व्यक्तित्व में भाजपा के पास व्यक्तित्व ही संगठन है, वहाँ मोदी ही भाजपा है। वो कहते ही हैं कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार कब कहते हैं, अटल जी का दौर नहीं है। ओके, उमाशंकर पांडे, एक चुनाव जीते क्या कर्नाटक में चेहरे पे बड़ी ऐठन आ गई है, बातों में बड़ा तलखी आ गई है, ऐसा है क्या? पहले तो ऐसे नहीं थे आप, एक ही चुनाव ने आपकी हालत कर दी। 2-4 राज्य जीतोगे तो मुझे लगता है कि डिबेट में बड़ा मुश्किल कर दोगे बाकियों के लिए बैठना। नहीं ब्रजेश जी, देखिए अखिलेश यादव जी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबका पूरा सम्मान है। विपक्ष है, एकजुट होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवहार से लड़े, लेकिन जो रिजल्ट है उस पर हम निष्पक्ष विवेचना करें। बनारस की सीट ब्रजेश जी, जहां से स्वयं नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, वहां पर हमारे अनिल श्रीवास्तव जी नंबर 2 पर है।
अगर वहां समाजवादी पार्टी ने हमको समर्थन दिया होता तो जाहिर सी बात है कि हम मोदी जी को हराने में सक्षम होंगे। मैं आपको बात करूं, आपने कहा कि मुस्लिम, देखिए अनिल श्रीवास्तव जी बनारस से दूसरे नंबर पर रहे, अरविंद कुमार जी झांसी से वो दूसरे नंबर पर रहे। तो 83,000 वोट से हारे हो, आप कह रहे हो कि आपका प्रत्याशी अच्छा किया है। झांसी में रिकॉर्ड वोट से बीजेपी जीती है, मुरादाबाद 83,000 में हमारे मुस्लिम प्रत्याशी थे, लेकिन कानपुर में आसमी अवस्थी जी अच्छा चुनाव लड़ी, लखनऊ में संगीता जायसवाल जी 1 लाख से ज्यादा वोट उनको मिला। तो ऐसी स्थिति में और मेरठ में अगर समाजवादी पार्टी ब्रजेश सिंह की मजबूत थी तो मेरठ में AIMIM दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गई? रीजन स्पष्ट है कि रीजन था। देखिए उमा शंकर जी, आज आपकी बातों से मुझे थोड़ा डिफरेंट फीलिंग आ रही है। आज आप बीजेपी पर कम दिलचस्पी ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी कैसे हारी और आप कहाँ लड़े और सपा को यहाँ मुझे सपोर्ट दे देना चाहिए था, ये भाषा पे उतर आए, वो भी तब जब आप कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आपकी भाषा और शब्दावली कर्नाटक परिणाम के बाद काफी बदली हुई है। आप बीजेपी पर कोई दिलचस्पी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने क्या गलती की है आज आप ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो? अरे अपना घर देखो ना। मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने कांग्रेस, पता नहीं जेपी पांडे क्यों आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट आज आप कर रहे हो ऐसा। ब्रजेश जी मेरी बात आने दीजिए। देखिए ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं समाजवादी पार्टी को कोई अपने से कमतर आंकने के लिए नहीं समाजवादी पार्टी के कमतर आंकना, अरे 2% 36% का अंतर हो, कह रहे हो समाजवादी पार्टी कमतर। रायबरेली भी हमारे बैसाखी से ही जाते हैं भाई साहब। नगर निकाय चुनाव पर बहस हो रही है और नगर निकाय चुनाव में हम 17 में से 4 महापौर पर नंबर 2 पर रहे हैं। लखनऊ कानपुर हमने बेहतर। इतना क्या दबाव है आप पर जेपी पांडे कि वो लगातार आपका गला दबाए जा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं निकल रही है? समाज पार्टी भी 4 जगहों पर पांडे जी हमारी आवाज कैसे देखे? मैं तो इनको कहा कि अब ये अपने सीने पे बैठ के आपका, हमने कहा कि ये अमेठी और रायबरेली भी हमारी बैसाखी पे चढ़ के जाते हैं और ये ऐसी बातें करें, बड़ा आश्चर्य की बात है। जब साझा शत्रु सामने हो और एक खतरनाक शत्रु हो तो इनको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हमने तो आपके क्या कहा जेपी पांडे जी? बनारस में हमको सपोर्ट कर देते, हरा देते, इनकी भाषा देख रहे हो? बनारस में स्थानीय निकाय ग्रामीण स्तर पे भी हम जीते थे और इस तरह देखिए कहीं भी कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है हमारी। आप राष्ट्रीय दल हैं तो राष्ट्रीय स्तर के बड़े भाई का दिल दिखाइए। इस तरह आपस के लोगों में अगर कमी निकालेंगे तो फिर ये सही नहीं है। इसलिए देखिए अखिलेश यादव जी बाहर निकलते नहीं, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश। अच्छा, अखिलेश यादव कितना बाहर निकले, कैसी बात करते हो? एक बार प्रियंका गांधी पलट के आई नहीं उत्तर प्रदेश हारने के बाद और आप उंगली उठा रहे हो अखिलेश यादव पे। अखिलेश यादव कहाँ नहीं गए? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितना रिसोर्स था उतना अखिलेश यादव निकले। आपकी पार्टी में तो दिल्ली से कोई नेता नहीं आया पांडे जी, और आज सुनना नहीं चाहते हो। आज डिबेट में सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। आज डिबेट में सबके साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं निकले, फलाने। अरे खुद कहाँ खड़े हो, अपना देख लो। नहीं, हमारा तो प्रदर्शन बेहतर हुआ ना ब्रजेश जी। हम 4 महापौर में नंबर 2 पर आए। हमने कानपुर लखनऊ में पांडे जी हारने पर ऐसे ही हमारे नगर पालिका छोटी छोटी पार्टियां बदसलूकी करती हैं। हमारा वोट परसेंट बर्दाश्त करो जेपी पांडे। हम बढ़ के 15%। ओके, रोहित अग्रवाल, हमारा तो जनाधार बढ़ गया ना। समाजवादी इस चुनाव से आपने क्या सबक लिया, क्या सीखा और आपकी पार्टी का अब आगे की प्लानिंग क्या है? और 2024 के लिए आपने कोई तैयारी की या चौधरी साहब घर से ही चुनाव लड़ेंगे फिर हल्दी भेज देंगे? ब्रिजेश जी देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी ने जो स्ट्रैटेजी इस चुनाव के लिए बनाई थी, उनको अपना संगठन मजबूत करना था। उनको कहीं ना कहीं धरती के ऊपर अपने संगठन के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना था कि हम अगर नहीं भी आते हैं, हम आपको यहाँ से एक अच्छा सिस्टम देते हैं, तब भी आप चुनाव जीत सकते हैं। एंड्रॉइड के iOS कौन सा बनाए थे घर बैठ के? नहीं, सारे थे। स्पेस एक्स भी था। अच्छा। तो स्पेस एक्स भी था और ये 2024 में आपको दिखेगा। स्पेस एक्स राष्ट्रीय लोकदल का स्पेस एक्स आपको 2024 में दिखेगा। शंकर खोपड़ी फोड़ रहे हैं। नहीं दिखेगा आपको 2024 में। ये माननीय जयंत चौधरी जी की जीत है। माननीय जयंत चौधरी जी की जीत है ये, जिन्होंने एक अच्छी सूझबूझ के साथ इस चुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट्स को उतारा, अपने संगठन को मजबूत किया, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम धूल चटा के आए हैं। बागपत लड़ लो ना, पता चल जाएगा आपकी। आओ सतपाल के सामने। नहीं ब्रिजेश जी बिल्कुल लड़ेंगे।
बिल्कुल लड़ेंगे। आओ, पता चलेगा बागपत ना। क्या आ मुजफ्फरनगर जाओ। भी लड़ेंगे। मेरठ आ जाओ, बागपत आ नहीं, जाओ, बिल्कुल, ब्रिजेश जी। गाजियाबाद आ जाओ, विजय तारे जी, दिखेंगे। पूरी आओ तो नहीं तारे तो इनको दिखाया है हम ऑलरेडी। देखिए बागपत की आप बात कर रहे हैं, सतपाल सिंह निगम निकाय चुनाव में पूरी तरीके से धराशायी, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में पूरी तरीके से धराशायी, हेमा मालिनी मथुरा में धराशायी। मथुरा में तो लोग पोस्टर लगा रहे हैं कि हमारा सांसद कहाँ है। अब इसके बाद भी अब इनको लगता है कि ये स्टार कैंपेन उतार के और उसके बाद इनको वोट मिलेंगे। देखिए पूरी तरीके से अब ज्यादा सीटें चाहिए सपा से या फिर 1-2 मिल जाए तो काम चल जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे नेताओं के बीच में। और हमारे नेता एक पढ़े लिखे युवा नेता ऐसी है। नहीं चल रहा क्या आपका? मुझे नहीं। अच्छा ठीक, यही तभी लग रहा है। हाँ भाई रमेश ठाकुर जी, आप मुझे बताइए कि अब अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है। बाबा जो है वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गर्मी की बात कर रहे थे, गर्मी निकालने की। अब तो भाजपा कार्यालय में गर्मी हो रही है। ये बेचारे 100 जीते बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इज्जत से पेश आ रहे हैं। 2-4 सीटें जीत के ऐसा पुदक रहे हो अब तो जैसे भाजपा पूरा कार्यालय यूपी में गर्मी की हालत देखिए। ओके रमेश ठाकुर जी, इस चुनाव से विपक्ष और बीजेपी दोनों के लिए सबक क्या है? नहीं, सबक तो देखो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका बूथ कैडर इतना मजबूत था 2017 से लेके 19 से लेके 22 तक लेके। उसके बावजूद एंड पे आते आते जब 7-8 महीने लोकसभा के चुनाव रह गए, उसमें आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर जाती है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है, कई सीटें निकाल लेती है, सभासद उनके बन जाते हैं। उसके बाद में बिल्कुल शांत बैठी कांग्रेस की भाषा आपको ठीक लगी है? वो भी अपनी सीटें निकाल लेती हैं। कांग्रेस की भाषा ठीक लगी आज? नहीं, कांग्रेस की भाषा अकड़ाएगी बिल्कुल। उन्होंने नहीं कांग्रेस भाई एक चुनाव बड़ा स्टेट जीत के आई है और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीत के आई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी आज उमा शंकर हावी हो रहे हैं थोड़ा। हाँ नहीं, उमा शंकर साहब का बोलना थोड़ा जायज भी है, क्योंकि उनके हम दिल्ली में नेता देख रहे हैं जो कभी ऐसे बिना प्रेस के कुर्ते पहन के आ जाते थे, वो बड़ा एकदम चमचमा के सैंड वैंड के भी मार के आते हैं। तो ये जीत का ही असर है। और तो लेकिन ये यथावत रहे, आगे चीजें कैसे हो पाएगी तो उसमें वो सब चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये खतरे की घंटी मुझे लग रहा है ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उनके लिए बड़ी हो गई है। अब उनके लिए किसकी सीट बचती है, किसको सीट को आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर अपने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों को टिकट काटेगी, क्योंकि ये नतीजे चौंकाने वाले हैं जो पालिका और टाउन एरिया में? नहीं, बिल्कुल काटेगी इस बार बिल्कुल कटेगी, जिस तरीके से रोहित भाई ने बताया। क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े जो सूरमा थे, अरे इनके उकसाए पे न जाओ, ये रोहित अग्रवाल हैं, ये आपको पता नहीं कहां फंदा देंगे। नहीं, रोहित अग्रवाल देखो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और समीक्षा भी बढ़िया करते हैं। कभी कभार जब उनको बोलना जब होता है तो ग्राउंड पे अच्छी चीजें निकल के आते हैं। लेकिन ठीक है, पार्टी से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने पार्टी का तो ऊपर ही बहुत बहुत शुक्रिया रमेश ठाकुर जी। मेरे पास वक्त का अभाव है, डिबेट मुझे यहीं रोकनी पड़ रही है। मैं आपका और अपने साथी प्रवक्ता मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। गोल्डी हिंक